यूडवेरिया जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लूसेंट के वैसे क्वेश्चन इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो बार बार अक्सर हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को सुने और तैयारी करें। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा। मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इसमें आर्थिक में ज़्यादा पड़ा अंग्रेजी शासन का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण हैं और उसकी विशेषता है, तो इस कूट का आंसर ए होगा। इस कूट का आंसर है ए का 1, बी का 2 और सी का 3, यानी जो सामने सामने है वो सही है। रिपीट कर रहा हूँ मैं। वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक चले। इसका विशेषता था एकाधिपत्य व्यापार का प्रत्यक्ष विनियोग का काल। औद्योगिक चरण 1813 से 1860 तक हुए थे। इसमें मुक्त व्यापार का काल बोला जाता है औद्योगिक चरण को। विशेषता था वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक। इसको ब्रिटिश पूंजी का काल बोला जाता है। इसको ब्रिटिश पूंजी का काल बोला जाता है। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट की घटना शुरू हो गया था, प्लासी युद्ध। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? अस्थाई बंदोबस्त को नहीं अपनाया, गलत है। महलवाड़ी प्रथा को नहीं अपनाया, गलत है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को नहीं, ये भी गलत है। दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया था। दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया था, बाकी सब व्यवस्था को इन्होंने अपनाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, अस्थाई बंदोबस्त को अपनाया था और महलवाड़ी व्यवस्था को, तीनों को अपनाया था। इसमें पूछ रहे नहीं, तो दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया था। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था। किसने बिछवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में किसने बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदारों ने सबसे ज़्यादा प्राप्त किया। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मुंबई में। भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषक के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था? नहीं। मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करता था? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था कृषकों को हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करता था। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, मतलब टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? कलकत्ता एवं आगरा के बीच थी। कलकत्ता एवं आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन पहला चलाया गया था, जो इसने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने
चलाया था। टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले जो दो जगहों के बीच चलाया गया था वो कहाँ के बीच चलाया था? कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइनें चलाई गई थी। और किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोला जाता है, यह बिहार और बंगाल में शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जा चुका है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन ने भारतीय में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में शुरू किया अस्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू किया गया। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो जो मैं बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, वो छूटे ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लागू किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया था? 1822 में महलवाड़ी प्रथा लागू किया गया था। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं एक बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी जिले और बनारस। ये सारे जगहों में रैयतवाड़ी अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। ये इसका डी आंसर होगा। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन कहाँ होता था? अंग्रेजी शासन में बिहार में। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर। यह बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करता हूँ। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा? वायनाड जनपद। कौन सा? वायनाड जनपद में लगाए गए थे। वायनाड जनपद में लगाए गए थे सबसे पहले कहवा। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना शुरू हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। किससे?
रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में हुआ था। किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई से थाने के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो मैं आपको अभी रिपीट करा रहा हूँ। जैसे कि भारत में प्रथम रेल लाइन कब शुरू किया गया था? तो 1853 में, 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ? किन नगरों के बीच? बम्बई और थाने के बीच शुरू किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसारण का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता से पहले अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, यही मुख्य कारण था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89% यानी 89%। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%, 89%। 90 में 1% कम, 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे, ये सारे थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिनमें लागू किया गया था वो कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे 1, 3, 4। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल प्रेसिडेंसी, असम एवं कुर्ग, 5 थे। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था? 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल कौन कौन सा है? इसमें सारे थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी में भी, पूर्वी बंगाल में भी, असम में भी और कुर्ग में भी। मतलब इसमें 1, 2, 3, 4 एवं 5, आंसर डी होगा। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। मतलब उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, मार्टिन बर्ड। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। 51% पर भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों का प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं करवा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी आपको वीडियो छूट ना पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास के आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें बता दूंगा और भी वीडियो आते रहेंगे। पूरा इतिहास के क्वेश्चन फर्स्टली आपको तैयारी करवा रहा हूँ मैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी में। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी, ये दोनों में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, यही इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बड़े सामंतों की आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजारादारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली एवं तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली कहलाती थी। उप किराएदारी पर न देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी प्रणाली। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। ग्राम स्तर पर की गई सी का 2 रैयतवाड़ी व्यवस्था और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व व्यवस्था 3 में महालवाड़ी व्यवस्था। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती महालवाड़ी प्रणाली बोला जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय का व्यापार सुरक्षित रखा गया। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट, जो 1813 में चार्टर्ड एक्ट पास किया गया था, उसके कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? चाय का व्यापार। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु को व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया, यह चाय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? 1833 के तहत, 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यही कारण था अनेक जमींदारों ने उसका पट्टा जमा नहीं किया। इसका मुख्य कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? यही है। तो इस कूट का आंसर डी है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया। इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया है। ये सही है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों को हमेशा के लिए लगान निश्चित किया। इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया। इसी कारण से रैयतवाड़ी व्यवस्था किया गया। रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल मतलब जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया। इसीलिए व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। ये भी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित जो भी आदमी है उसमें टिक लगाना है। इस कूट का आंसर ए है। ए का 1, बी का 2 और सी का 3 है। अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित कौन था? कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन शोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन था? कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिस्टिन। महलवाड़ी व्यवस्था से हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। ये थे। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें कौन कौन शामिल है? गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश, पंजाब। ये सारे थे। 1, 2, 3, 4 एवं 5 सारे थे। महाल व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है 1, 2, 3, 4 एवं 5। गंगा घाटी, दोआब के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। अवध लगान 1885। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल निवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई। 1835 में मैकाले के प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी का। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को 1854 में जो हुआ था उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को बोला जाता है। डिस्पैच 1854 बोला जाता है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले को प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया।
इन्होंने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र 1859 को बोला जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। यानी ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब लागू किया गया था, 1854 में, या वुड के घोषणा पत्र कब लागू किया गया था, 1854 में। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाया, अभी बताया आपको, गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इसको प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। हार्टोग समिति, ये भी शिक्षा से संबंधित है। लिंडसे आयोग 1929 में हुआ था, ये भी है शिक्षा से संबंधित। संप्रू समिति, ये भी सही है। सार्जेंट योजना, ये भी शिक्षा से संबंधित है। इसका आंसर डी होगा। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण था उपयुक्त सभी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये भी पतन था भारतीय दस्तकारी उद्योग का। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी था। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, ये भी था। भारत में अनौद्योगिकरण डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक अनौद्योगिकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी 1800 से 1850। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण का अवधि थी 1800 से 1850 तक। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की गई? 1850 में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की गई? 1850 ईस्वी में आरंभ की गई। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? कपड़ों बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, विलियम बेंटिक ने बोला था। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी किया था कि इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, विलियम बेंटिक ने बोला था। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ों की हड्डियों से धरती सफ़ेद हो गई, विलियम बेंटिक ने बोला था। बैपिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम केरी एवं विलियम बार्ड से श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्री के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में।
यह श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। उपयुक्त सभी कारण थे। ब्रिटिश उद्योग का उत्पादित के लिए विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति करना, विस्तृत भारतीय समाज साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, आंतरिक विरोधों व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना को तेजी से आवागमन के लिए रेलवे का भी उपयोग किया जाना, ये भी सही था। इसीलिए भारतीय रेलवे का निर्माण किया गया। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? कार्ल मार्क्स ने बोला। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित किया गया था कहाँ? रिसरा बंगाल में। रिसरा बंगाल में है, जहाँ पर पहला आधुनिक पटसन मिल स्थापित किया गया था। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? बिहार में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात का उद्योग की स्थापना कहाँ गया था? बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। यह किसने कहा? बुकानन ने बोला था। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। यह किसने कहा? बुकानन ने। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने का समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह किसका कहना है? आर.सी. दत्त का कथन है। यह आर.सी. दत्त का कथन है। यह आर.सी. दत्त का कथन है। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। उक्ति किसकी है? ये जॉन सुलिवान का ये कथन है। किसका है? जॉन सुलिवान। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव किए गए? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था कि अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुए थे? मार्च 1931 में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था और इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अकाल से संबंधित आयोग से और गवर्नर जनरल से उसके। तो देखिए, स्ट्रेची आयोग कौन सा? स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन 1880 में हुआ था। स्ट्रेची आयोग 1880। लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897। इसका आंसर ये है बी का 2। लॉर्ड एल्गिन। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 ईस्वी में हुआ था। यह लॉर्ड कर्जन। सी का 3। लॉर्ड कर्जन। मैकडोनल्ड आयोग। वुडहेड आयोग 1943-44 में हुआ था। इसका लॉर्ड बेवेल था, गवर्नर जनरल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? बंगाल में। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में मतलब 20वीं सदी से पहले देश में भीषणतम बहुत बड़ा अकाल कहाँ पड़ा था? 1942-43 में बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? निम्नलिखित में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट भी हुआ, कोयला भी हुआ था, लोहा इस्पात भी हुआ था, मशीनों के पुर्जे और सूती वस्त्र सब हुए थे, यानी ये आंसर है। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट, कोयला,
लोहा व इस्पात, मशीनों के पुर्जे, सूती कपड़ा, ये सारे हुए थे। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमिनाइन कोड कब प्रचारित किया गया? 1883 ईस्वी में किया था। 1883 ईस्वी में फेमिन कोड, अकाल संहिता कोड अकालों को रोकने के लिए, अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए लागू किया था 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो। विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के काल में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1883 ईस्वी में बसने की मिली। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली? 1883 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 ईस्वी में हुआ। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1913 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे भी नष्ट कर दिया। है किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को भी नष्ट कर दिया, कार्ल मार्क्स ने। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों की अभिसार की संज्ञा दी? धन के निकास को, सॉरी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? अनिष्टों का अनिष्ट, धन के निकास को। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक हैं? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल का लेखक हैं? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है, बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है। भारतीय अर्थवेदों में शामिल हैं, इनमें से सभी शामिल हैं। भारतीय अर्थवेदों में शामिल है दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रनाडे, डीएन गॉडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और केटी शाह, ये सारे शामिल हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 में हुआ। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। 1916 ईस्वी में हुआ। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 में हुआ। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन कब हुआ था? 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति का अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना अन ब्रिटिश
पदावली का उपयोग किया? दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश पदावली दादा भाई नौरोजी ने किया अन ब्रिटिश। निम्नलिखित में किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था। ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाया गया था। यह लॉर्ड डलहौजी थे, ब्रिटिश गवर्नर था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत का अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति। जात हो मुक्त व्यापार नीति जो था वो भारतीयों को शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया, बाकी सब भारतीयों को शोषण करने के लिए अपनाया गया था। जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना, उन्हें उचित दरों पर बेचना, ये भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता को उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, ये भी उनको आर्थिक रूप से शोषण था। भारतीयों को, भारतीय व्यापारियों को किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासित करना, ये भी आर्थिक रूप से शोषण का कारण था। मुक्त व्यापार नीति जो था, फ्री ट्रेड पॉलिसी, यही नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समझते रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। यही है, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को भेजा जा रहा था, जिसके कारण या जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा था। यही अन ब्रिटिश रूल अपवाहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया गया है, यही परिभाषित करता है। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन निधियों चार्जेज की संघटक थी? ये सारे थे। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में कौन सी निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? कौन थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित ये सारे सही है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। सरकार रैयत को पट्टे दे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता था ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को कब खो दिया? चाय के व्यापारिक अधिकार को 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब? 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा उन्होंने खो दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो छूट ना पाए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को सुनते रहिए। थैंक यू।